सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्यों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा में कंपनी के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अजमेर में रहता था। उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थीं। ये छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थीं। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शहरों और छावनियों में साधु और फकीरों के वेश में क्रांति के प्रचारक आए। उन्होंने सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रोह की भावना जगाई। चर्बी वाले कारतूसों की बात सैनिकों में बिजली की तरह फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने झटपट देसी सिपाहियों से कारतूस वापस ले लिए। सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया। तभी एक और अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इन बातों को लेकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। वो आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे। नसीराबाद में मेरठ की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अफसरों ने छावनियों के चारों ओर गोले भरवाकर तोपें रखवा दी। अब तो भारतीय सिपाही और भी परेशान हो गए। कई जगह सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते व्यवहार का कारण पूछा। साहब, क्या ये सब तैयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही हैं? वो तुम लोग तो अच्छा आदमी है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तो ये बात सच है। आखिर 28 मई 1857 को दोपहर 3 बजे 15वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए। तोपों पर तैनात भारतीय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की। उन्होंने छावनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मुंह मोड़ दिए। क्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने कब्जे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना। जोधपुर और जयपुर में उनका रास्ता रोकने वाले अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उधर नीमच के क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। निम्बाहेड़ा की जनता ने उन्हें भोजन रसद आदि दी। उधर एरनपुरा की सैनिक टुकड़ी जब मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भी उनके साथ हो लिए। उन्होंने बिथोरा नामक स्थान में कर्नल हीथ को हराया। 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस के साथ आउवा में एक बार फिर टक्कर हुई। जॉर्ज लॉरेंस हार गया और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए। उधर भरतपुर में महाराजा ने विद्रोही सेना का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मॉरिसन को सलाह दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए। मजबूर मॉरिसन 8 जुलाई 1857 को चला गया। 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रोह छिड़ गया। अलवर और आसपास के गांवों की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई। उसने आग में घी का काम किया। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां की क्रांति योजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसी समय टोंक की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। नीमच से आए क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से धन वसूल किया और फिर दिल्ली की ओर चल पड़े। मेवाड़ के असंतुष्ट सामंत
गुप्त रूप से राजस्थान की क्रांतिकारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहे। वहां विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी। क्रांतिकारी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था। क्रांति दल ने पीछे से हमला बोल दिया। अंग्रेजों को हटना पड़ा। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने महाराव से कहा कि वो जयदयाल, रतनलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले कर दें। इस बात पर भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजों में मारकाट छिड़ गई। मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटे भी मारे गए। इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा के क्रांतिकारी इतने जोश में थे कि उन्होंने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। किंतु इसके बाद अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। 1857 की क्रांति की लपटें सारे देश में बराबर फैलती जा रही थी। देश का मध्य भाग भी विद्रोह की आग में जलने लगा था। ग्वालियर, ललितपुर, छतरपुर, सागर, विजयराघवगढ़, रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगढ़ आदि जगहों पर क्रांति फैल गई। जबलपुर के पास पुरवा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी से ही क्रांति संचालन की योजना बनाई थी। 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था, किंतु किसी गद्दार ने यह बात अंग्रेजों तक पहुंचा दी। 14 सितंबर 1857 को कैप्टन क्लर्क ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। चटपट मुकदमा चला और दोनों बाप बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति घृणा फैल गई। भारतीय सिपाहियों ने उसी रात विद्रोह की घोषणा कर दी। इसी घटना से बेचैन होकर विजयराघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद ने भी विद्रोह की घोषणा कर दी। राजा सरयू प्रसाद की उम्र उस समय 17 साल की थी। उसके सिपाहियों ने अंग्रेजों के घोड़े छीन लिए। बाद में रीवा से अंग्रेज सेना आई। क्रांतिकारी सेना से युद्ध हुआ। पराजित होने के कारण राजा सरयू प्रसाद फकीर का वेश बनाकर वहां से निकल गए, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें सन 1864 में गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में उन पर मुकदमा चला और काले पानी की सजा दी गई। किंतु राजा सरयू प्रसाद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह एक और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। इन्हीं दिनों बघेल खंड के स्वतंत्रता वीर ठाकुर रणमत सिंह ने अजयगढ़ में अंग्रेजों का शासन खत्म किया और नौगांव छावनी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी सेना उनसे मिल गई। ठाकुर रणमत सिंह उस समय के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे और कुंवर सिंह से संपर्क बनाए हुए थे। ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। भिलसाई नामक स्थान पर उन्होंने जनरल केसरी सिंह को पराजित किया। फिर लेफ्टिनेंट ऑसबर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भिड़ंत हुई। अनेक भारतीय वीर शहीद हुए। ऑसबर्न मारा गया। विजयी ठाकुर रणमत सिंह रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगे। अंग्रेजों ने रीवा के महाराजा रघुराज सिंह पर दबाव डाला कि वो रणमत सिंह को गिरफ्तार कराने में मदद करें। दिल्ली पर पूरी तरह क्रांतिकारियों का अधिकार था। सम्राट
बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल, सेनापति बख्त खां और कुछ अन्य नेताओं की सलाह से शासन का काम चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर कंपनी सरकार की सेना का भारी जमाव था। वो दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर क्रांतिकारी सेनाएं उन्हें लगातार पीछे भेज रही थीं। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए कंपनी की सेना को 5 दलों में बांटा था। प्रधान सेनापति विल्सन के नेतृत्व में पहले 3 दलों ने कश्मीरी गेट से प्रवेश करने की तैयारी की। चौथा दल लेकर मेजर रीड काबुली दरवाजे पर पहुंचा और सब्जी मंडी की तरफ से बढ़ने की योजना बनाई। आखिर 14 सितंबर 1857 को सूर्योदय होते ही जनरल निकलसन कश्मीरी गेट के पास दीवार की ओर बढ़ा। तभी इधर से क्रांतिकारियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। दीवार के नीचे अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में मारी गई, लेकिन जनरल निकलसन ने इसकी परवाह नहीं की। एक जगह दीवार कुछ टूट चुकी थी। निकलसन ने वहां पर सीढ़ी लगवा दी। वो दीवार कूदकर शहर के अंदर जाना चाहता था। आखिर निकलसन गोलों और गोलियों की बौछार की परवाह न करता हुआ दीवार पर चढ़ गया और शहर के भीतर जा पहुंचा। उसके बाद तो भारी संख्या में अंग्रेज सैनिक अंदर पहुंच गए। कश्मीरी गेट पर घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आखिर अंग्रेज सैनिकों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया। इससे कर्नल कैंपबेल भी अपनी सेना लेकर शहर के अंदर आ गया। सब्जी मंडी के पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर रीड की सेना का मुकाबला किया। वहां भी घमासान लड़ाई हुई। कर्नल कैंपबेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी। मस्जिद में उस समय कई हजार मुसलमान जमा थे। उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जिद उड़ाना चाहते हैं। वो सब अपनी तलवारें लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाईं। काफी लोग मारे गए, पर इससे उनका हौसला नहीं टूटा। इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमानों ने जिस फुर्ती से आक्रमण किया, उससे कंपनी के बंदूकधारी सिपाही घबरा गए। उन्हें दोबारा बंदूकें भरने का मौका ही नहीं मिला। कर्नल कैंपबेल भी घायल हो गया। दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांति का ये सबसे भयंकर संग्राम था। उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए, जबकि करीब 1500 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमि पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसके बाद दिल्ली का 3/4 शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जगह जगह इमारतों पर फिर से ब्रिटिश झंडा लहराने लगा। उधर 19 सितंबर की रात सेनापति बख्त खां सम्राट बहादुर शाह जफर से मिला। उसने बादशाह की हिम्मत बंधाई और कहा, दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तमाम मुल्क में आग लगी हुई है। आप अंग्रेजों से हार मत मानिए। आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए। आखिरी जीत हमारी होगी। ठीक है बहादुर, तुम कल सवेरे हमें मिलो। उधर बख्त खां गया और इधर इलाही बख्श बादशाह के पास आया। इलाही बख्श बादशाह का समधी था, परंतु धन के लोभ में अंग्रेजों से मिलकर बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था। हुजूर, अब बगावत के कामयाब होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बख्त खां के साथ जाने में आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आएगा।
मेरी मानिए, आप यहीं रह जाइए। मैं वायदा करता हूँ कि अंग्रेजों से मिलकर सब बातें साफ कर दूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन सवेरे सम्राट बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में गए। बख्त खां को वहीं मिलने के लिए बुलाया गया। मकबरे के पूर्वी दरवाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौज पड़ी हुई थी। पूर्वी दरवाजे से ही बख्त खां बहादुर शाह से मिलने के लिए आया। बख्त खां, दिल्ली से निकलकर क्या हम महफूज रह सकेंगे? हुजूर, आपका इकबाल बुलंद है। दिल्ली को तो छोड़िए, मुल्क के तमाम इलाकों में आपके लिए इज्जत है और वहाँ आप महफूज रहेंगे। लेकिन इलाही बख्श तो... आप उसकी बातों में मत आइए हुजूर, वो फिरंगियों से मिला हुआ है। मैंने अपनी फौज तैयार कर ली है, आप फौरन निकल चलिए। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बख्त खां, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूंगा। बख्त खां के जाते ही इलाही बख्श फिर पहुंच गया। सारे मुल्क में फिरंगियों ने मार काट मचा रखी है। आज नहीं तो कल आप पर मुसीबतें आ जाएंगी। मेरी मानिए, फिरंगियों से दोस्ती करने में ही भलाई है हुजूर। बूढ़ा बादशाह अजीब पशुपेश में पड़ गया। अभी इलाही बख्श अपने दांव पेच चल ही रहा था कि बख्त खां पहुंच गया। अरे, ये फिर यहाँ टपका। हुजूर, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, भला मैं आपसे क्यों दगा करूंगा? लेकिन ये बख्त खां पठान है, मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा। अच्छा तो ठहर, अब मजा देख धोखेबाज, अभी तेरा फैसला किए देता हूँ। अरे अरे अरे, ठहरो बहादुर, ठहरो। ये क्या पागलपन है बहादुर? मुझे तेरी हर बात का यकीन है और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूँ, मगर जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूँ। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो। हमारी फिक्र मत करो, अपने फर्ज को अंजाम दो। बादशाह की बातें सुनकर बख्त खां का दिल टूट गया। वो गर्दन नीची करके पूर्वी दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर तो इलाही बख्श को मौका मिल गया। वो फौरन कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। साहब, देर मत कीजिए, यही मौका है। बख्त खां को बादशाह ने नाराज करके भेज दिया है। आप पश्चिम के दरवाजे से चलकर फौरन बादशाह को गिरफ्तार कर लीजिए। साहब। फिर इलाही बख्श लपक कर बादशाह के पास पहुंच गया। पीछे पीछे हडसन बहादुर शाह को गिरफ्तार करने पहुंचा। वो उसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने अब इलाही बख्श की सारी चाल समझ ली थी। उन्होंने नफरत से उसकी ओर देखकर कहा, इलाही बख्श, क्या तुमने इसीलिए मुझे बख्त खां के साथ जाने से रोका? कैप्टन हडसन ने सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और शहजादे जमा बख्त को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाकर लाल किले में कैद कर दिया। इसके बाद फौरन ही कंपनी के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई। कैप्टन हडसन और जनरल विल्सन की राय थी कि सम्राट बहादुर शाह को फौरन मार डालना चाहिए, लेकिन कंपनी के बड़े अफसरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कैद ही रखा जाए। उधर हुमायूं के मकबरे में बादशाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अख्तर सुल्तान और पोता अबू बकर अभी मौजूद थे। ये लोग तय नहीं कर पाए थे कि वो किधर जाएं। इलाही बख्श को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वो भागकर कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। उसने हडसन से कहा, आप फौरन चलकर बादशाह के बाकी दो बेटों और पोतों को गिरफ्तार कर लीजिए, वो लोग भागने ही वाले हैं। कैप्टन हडसन तुरंत मकबरे में पहुंचा और तीनों शहजादों को गिरफ्तार कर लिया। इलाही बख्श ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जनरल विल्सन से उनकी जान बख्शवा देगा।
अब हटसन तीनों शहजादों को बग्घी में बिठाकर शहर की ओर ले चला। अंग्रेज सैनिक सवार बग्घी को घेर कर चल रहे थे।